So let's continue with करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो अपनी सीरीज ऑफ लेक्चर चल रही है। आज उसी सीरीज के हम अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब तक के पिछले 3 या 4 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बहुत कुछ डिस्कशन किया था कि किसी भी कंडक्टर में करंट किस तरीके से फ्लो होता है। इन पर्टिकुलर इसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर अच्छा खासा डिस्कशन किया और कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद किसी कंडक्टर के थ्रू करंट पास हो सकता है। आइए अब इस सीरीज में एक अगले कंसेप्ट पर अपने डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और वो कंसेप्ट है रेजिस्टेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अब पूरे चैप्टर में जब हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑब्वियस सी चीज है, उसमें इन्वॉल्व हो ही जाता है। ये रेजिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी कुछ हद तक ओम्स लॉ आप लोगों ने क्लास 10th में भी देखा है, खास करके ओम्स लॉ का एप्लीकेशन और करंट और रेजिस्टेंस के कैलकुलेशंस। इस लेक्चर में हमारा इंटरेस्ट ये रहेगा कि हम रेजिस्टेंस को उसके ओरिजिन से समझें कि कहां से रेजिस्टेंस आता है, क्यों आता है, क्या रीजंस हैं रेजिस्टेंस के आने के, और रेजिस्टेंस का ट्रू मीनिंग क्या है, इसके डायमेंशंस, यूनिट्स और रिस्पेक्टिव फॉर्मूलीज कौन कौन से हो सकते हैं, किन चीजों पर ये डिपेंड करता है, कैसे इसे बनाया जा सकता है, एंड सो ऑन, and some related questions we will try to discuss. तो सबसे पहले तो मैं एक जनरल सिनेरियो ओम्स लॉ का आपके सामने रखता हूं। क्लास 10th में जब आपने ओम्स लॉ कवर किया था तो डेफिनेटली आपने वहां पे कुछ इस तरीके की इक्वेशन हैंडल की होगी, V इज इक्वल टू आई आर, जिसमें V जो है ये पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं हम आमतौर पे इसको। I जो है ये करंट होता है और R हम कॉल करते हैं रेजिस्टेंस। अब पहले तो ये समझें कि रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंडक्टिंग वायर ले लें लाइक दिस, मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, एक कंडक्टिंग मटेरियल ले लेते हैं जिसका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, कुछ लेंथ है एंड सो ऑन। अब हम ये जानते हैं कि इस कंडक्टिंग मटेरियल में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये सारी वही कहानी है जो इससे पहले मैंने आपको बता दी है। थर्मल एक्साइटेशन की वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये चार्जेस जो हैं, ये लगातार रैंडम टू एंड फ्रो या काइंड ऑफ रैंडम मोशन करते हुए और इनका नेट फ्लो जीरो हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर के अक्रॉस कोई पावर सप्लाई जोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि कुछ वोल्टेज लगा देते हैं, कुछ सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं, तो इस सेल या बैटरी के कनेक्शन की वजह से हम इन फ्री चार्जेस को किसी एक डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो दे आर मूविंग ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटी which is quite high of the magnitude of 10 to the power 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन हमारी लगाई गई पावर सप्लाई की वजह से ये फ्री चार्जेस जो हैं वो एक तरफ पुश किए जाते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं ये कहता हूं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरफ अप्लाई की जा रही है लाइक दिस, ऐसे, ओके। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे V वोल्टेज लगाया है और हम यहाँ फिलहाल ये भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, कंसिडरेशन कर सकते हैं कि इस टोटल कंडक्टिंग एलिमेंट की जो लेंथ है वो L है। अब थोड़ी देर के लिए, आसानी के लिए, बस इन चार्जेस को इमेजिन करें कि ये पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो कि इस बैटरी या सेल की वजह से आया है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हल्के हल्के ड्रिफ्ट होने लगेंगे। आपको पता है कि इनकी जो ड्रिफ्टिंग स्पीड है वो होती है 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये सब हो चुका है ना, पढ़ा चुका हूं मैं आपको ये। यस सर। यस सर। हाँ। अब आप रियलाइज करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, या पॉजिटिव चार्जेस मान लेते हैं, व्हाटएवर, ये आगे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो ये एटॉमिक अरेंजमेंट्स में, लैटाइस में कोलिजन करते जाते हैं और जब जब ये कोलिजन करेंगे तब तब इनकी एनर्जी लूज होती रहती है।
अब जब ये यहाँ पूरा बाहर आ जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट अपनी सारी एनर्जी को खो देते हैं, ऑलमोस्ट। फिर ये आ जाते हैं इस बैटरी के पास। तो बैटरी क्या करती है, इन चार्जेस के अंदर दोबारा एनर्जी भर देती है। कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस हो रहा होगा, वट एवर यू से, इसकी इन चार्जेस में दोबारा एनर्जी भरी जाती है। अब ये चार्जेस दोबारा यहां पहुंचते हैं हाई एनर्जी के साथ। अब जस्ट इमेजिन करें, इन चार्जेस को ये इतना सारा रास्ता क्रॉस करना है जिसमें वो लगातार टकराते रहेंगे, लगातार कोलिजन करते रहेंगे, लगातार उनका एक दूसरे के साथ या एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर लैटिस के साथ जगह जगह पे उनका कोलिजन होता रहेगा। तो हर कोलिजन में वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी को लूज करेंगे। तो फिर खाली हाथ लौटेंगे बैटरी के पास, बैटरी उनको फिर एनर्जी भर देगी, और अगेन दे विल जस्ट कंटिन्यू टू पास थ्रू दैट एलिमेंट एंड दे विल लूज द एनर्जी। अब ये साइकिल लगातार चलती जा रही है, ठीक है। बैटरी हर बार इनमें एनर्जी को भर रही है, और इस एलिमेंट में, इस कंडक्टिंग एलिमेंट में कंटिन्यूअसली एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। तो क्या हम यहां पर एक ऐसा थॉट प्रोसेस बना सकते हैं कि ये जो कंडक्टिंग एलिमेंट है, ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है? यस, क्योंकि ये सारे चार्जेस जो हैं इस एलिमेंट में पास होने के दौरान अपनी एनर्जी को खो रहे हैं बिकॉज ऑफ कोलिजन्स। तो क्या हम ये अज्यूम करने लग जाएं कि इस कंडक्टर में, इस कंडक्टिंग एलिमेंट में लगातार एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है? ये सुनो, यस सर। ठीक है। तो मोर और लेस हम ये कहेंगे कि इस कंडक्टिंग एलिमेंट में लगातार एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि जिन चार्जेस को हमने हाई एनर्जी देके यहां पे भेजा था, बाहर आते आते वो एग्जॉस्टेड हालत में आ रहे हैं, थकी हुई हालत में आ रहे हैं, उनकी एनर्जी पूरी खत्म हो रही है। ओके, फिर बैटरी का काम यही है कि वो लगातार उसे एनर्जी प्रोवाइड करे। अब सोचने वाली बात है कि कोई चार्ज इस एलिमेंट के अंदर से पास होते 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 मान लो बीच में आते आते उसकी एनर्जी ऑलमोस्ट एंड पर आ रही है, ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पर उसकी एनर्जी आ रही है। तो क्या वो और ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ पाएगा? नो। नहीं बढ़ेगा। नो। तो क्या इस कंडक्टिंग एलिमेंट ने कोलिजन करवा करवा के चार्ज के रास्ते में रुकावटें पैदा की हैं? यस सर। यस। अब ये जो रुकावटें पैदा हो रही है, इसी को तो हम रेजिस्टेंस कहते हैं। द सेम थिंग इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब ही तो रुकावट होता है, रोकना होता है। तो कोई भी एक कंडक्टिंग एलिमेंट हो, जब चार्ज उसके अंदर से पास होने की कोशिश करेगा, उसके अंदर से गुजरने की कोशिश करेगा, उसके अंदर से ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा, तो बिकॉज ऑफ कोलिजन्स चार्ज अपनी एनर्जी को खोता जाएगा, और इन्हीं कोलिजन्स की वजह से उस चार्ज के फ्लो में रेजिस्टेंस, अपोजिशन, रुकावट क्रिएट होगी। और हम आगे चल के ये भी कह सकते हैं कि यही वो रेजिस्टेंस है, यही वो रुकावट है, यही वो कोलिजन्स है जिन्होंने या जिसकी वजह से चार्जेस की एनर्जी कंज्यूम हो गई है, खत्म हो रही है, कोलैप्स कर रहा है चार्ज, चार्ज एग्जॉस्ट हो रहा है। बात आ रही है बच्चों समझ में? यस सर। यस सर। अब ये इसे समझाने का एक सिंपल अप्रोच है। असलियत में देखा जाए तो रेजिस्टेंस कर क्या रहा है? आप सोचें यहाँ पे रेजिस्टेंस कर क्या रहा है? जिस किसी रीजन की वजह से रेजिस्टेंस आ रहा हो, वट एवर दैट, लेकिन वो कर क्या रहा है? यस, एनर्जी कंज्यूम। यस, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, वो एनर्जी को खत्म कर रहा है। अब हम चाहें उस एनर्जी को खत्म करें या उसे रीयूटिलाइज करें, हम उसे बोलेंगे तो रेजिस्टेंस ही। जस्ट इमेजिन करें कि ये कंडक्टिंग एलिमेंट यहां से हटा के हम यहाँ पे एक बल्ब लगा देते। जस्ट इमेजिन करें, हमने यहाँ पे एक बल्ब लगाया, अब बैटरी ऑन कर दी। जैसे ही बच्चों हम बैटरी ऑन करेंगे, हम देखेंगे बल्ब ग्लो कर रहा है। अब बल्ब ग्लो करने के लिए, बल्ब के ऑन होने के लिए, उसमें लाइट बाहर आने के लिए एनर्जी चाहिए। तो बल्ब के पास वो एनर्जी कहां से आई? आंसर सिंपल है, चार्जेस के पास से। चार्जेस को किसने दी? आंसर सिंपल है, बैटरी ने। तो हर बार चार्ज जब बैटरी के पास पहुंचेगा तो वो अपने अंदर एनर्जी भरेगा, बल्ब के पास जाएगा, बल्ब को अपनी एनर्जी दे देगा, कंज्यूम हो जाएगी,
रीयूटिलाइज हो जाएगी और खाली हाथ होके वापस से बैटरी के पास आएगा। बराबर चल रही है बात? यस सर। तो उस बल्ब को भी हम रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। हर वो चीज जो एनर्जी को कंज्यूम करेगी हम उसे रेजिस्टेंस कॉल कर सकते हैं। बात आई? यस सर। कोई भी चीज हो, चाहे हम उस एनर्जी को कंज्यूम करके हीट की शक्ल में खो दें, हीट के फॉर्म में हम उसको खो दें, या फिर हम उससे लाइट बनाएं, या फिर हम उससे कुछ और यूटिलाइज करने वाली चीज बनाएं, या कुछ भी अप्लायंस चलाएं, पंखा चला लें हम उससे, ठीक है ना, उसे भी हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं टेक्निकल मीनिंग में। सो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो चार्जेस की एनर्जी को कंज्यूम करता है उसे रेजिस्टेंस कहा जा सकता है। बात समझ आई? यस सर। अब बच्चों आमतौर पर क्या होता है, हम लोग इस रेजिस्टेंस को कुछ इस तरीके से दिखाते हैं। आमतौर पर रेजिस्टेंस को बनाने का एक तरीका होता है, ये ऐसे बनाते हैं हम इसको, और यहां लिख देते हैं आर। अब यहां स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो सोचता है रेजिस्टेंस का मतलब टेढ़ी मेढ़ी वायर, ऐसा मतलब है क्या रेजिस्टेंस का? नो। नहीं ना, नो, टेढ़ी मेढ़ी वायर नहीं है वो। ऐसी टेढ़ी मेढ़ी वायर को रेजिस्टेंस बोला जाता है, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, बहरहाल तो ये मैंने वी लगा दिया यहाँ पे, हो सकता है इसमें कोई करंट फ्लो होने लग जाए आए, और अकॉर्डिंगली एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए। अब ये रेजिस्टेंस मटेरियल की प्रॉपर्टी होगा, क्यों, कैसे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ये सब हम डिस्कशन करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। गेटिंग इट? यस सर। रेजिस्टेंस सिर्फ अप्लायंस या कोई और डिवाइस वगैरह होता है ऐसा नहीं है। हम इंटेंशनली एक ऐसा एलिमेंट भी लगा सकते हैं जो करंट के फ्लो को रोके। सर्किट को डिजाइन करने के लिए जब हम सर्किट में बहुत सारे ब्रांचेस बनाएंगे तो ऑब्वियस बात है हम चाहेंगे कि इस ब्रांच में इतना करंट जाए, दूसरी ब्रांच में इतना जाए, तीसरी ब्रांच में इतना जाए। उस सर्किट की अपनी डिजाइन करते वक्त करंट को कंट्रोल करने के लिए हम इंटेंशनली एक ऐसा एलिमेंट भी वहां पे लगा सकते हैं जो करंट को रोके, करंट के फ्लो को कम करे, करंट की एनर्जी को, उसके चार्जेस की एनर्जी को कंज्यूम करे, चार्जेस को ज्यादा आगे जाने ना दे। तो वैसे एलिमेंट को, वैसे डिवाइस को भी हम रेजिस्टेंस कह सकते हैं, पर आमतौर पर उसी को रेजिस्टेंस कहा जाता है। बात समझ आई? यस सर। अब आइए इस चीज को जरा और डिटेल में समझते हैं। बच्चों जब हम इस तरीके से वोल्टेज लगाते हैं किसी एल लेंथ पर मान लें, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई डेवलप हो जाती है, तो किसी गिवन सिचुएशन में जरूरत पड़ने पर हम इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई को लिख सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ। ये चीज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं, कुछ नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। डीवी बाई डी एक्स बोल के पढ़ा है ना हमने, नेगेटिव डीवी बाई डी एक्स, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। ओके, सो दैट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, व्हेन नीडेड वी विल जस्ट यूज इट। अब आइए समझते हैं इस बात को कि रेजिस्टेंस एक्चुअली मटेरियलिस्टिक लेवल पर कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है। सिर्फ आर बोल देना ऐसा तो ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। कौन सा आर भाई, कितना आर, क्या रीजंस है उसके, आर का वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो इसके लिए हमको पूरी वो कहानी समझनी पड़ेगी जिसमें हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की एक इक्वेशन बना रखी है। आई होप आपको याद होगा जब हमने करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की एक इक्वेशन बनाई थी तो हमने लिखा था करंट इज इक्वल टू NEA VD। याद आया कुछ? where N is the charge density, number of charges per unit volume, E is the charge of single, I may say single electron, you may say here, A is the area of cross section through which these charges are going to flow, and VD is the drift velocity. Getting it? आई होप आपको यस ये सर। भी याद होगा कि जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन को डिराइव किया था तो खास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन को बनाते वक्त हमने बहुत दूसरे या तीसरे लेक्चर में हमने इस चीज को डिस्कस किया, चार्ज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम एंड मास ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने बिल्कुल बिगिनिंग वाले लेक्चर्स में इसको बनाया है, तो मैं इसे यहाँ रीयूज कर रहा हूँ। आई होप आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हैं। अब जरा इसे रीअरेंज करते हैं। तो बच्चों जब हम इसे रीअरेंज करेंगे तो वी विल बी गेटिंग दिस करंट आई इज इक्वल टू, देखिए ये हो गया एन, फिर ये हो गया ई का स्क्वायर, फिर मैं लिख देता हूं यहाँ पे टाउ, डिवाइडेड बाय ये कर देते हैं एम, आगे बढ़ते हैं ए इंटू ई। ठीक है, मैंने इंटेंशनली इस चीज को अलग रखा, रीजन बड़ा साफ है इसको अलग रखने का। रीजन ये है कि ये सारी चीजें जो है ये मटेरियल पर डिपेंड करने वाली चीज है।
जैसे किसी गिवन मटेरियल में चार्ज की डेंसिटी कितनी हो, तो वो उस मटेरियल की अपनी खासियत है। कॉपर लेता हूं तो उसके लिए अलग आंसर आएगा, एल्यूमिनियम लेता हूं या कोई दूसरा मेटल लेता हूं, गोल्ड लेता हूं, सिल्वर लेता हूं, तो उसके लिए अलग आंसर आएगा। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम किसी गिवन मटेरियल की उसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से वो भी कांस्टेंट होगा। तो ये पूरा ब्रैकेट हमें कांस्टेंट अपीयर हो रहा है देखा जाए तो। हाँ, अब ये ए क्या है, तो ए होता है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जैसे देखिए यहाँ पे ये मैंने जो एलिमेंट लगाया ना, तो ये इसका शेड जो मैं कर रहा हूं, ये देखो यहाँ पे दिखा दोनों साइड पे। इस चीज को बेटा यस सर। कॉल करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये मैं मोटा पतला अपने हिसाब से कर सकता हूँ। मैंने अगर थिक वायर ले ली तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिल्कुल मोटा आ जाएगा, और एकदम थिन वायर ले ली तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पतला आ जाएगा। मतलब ये तो फिजिकल डायमेंशन है, मटेरियल से इससे कोई लेना देना नहीं है। आप इसको मोटा पतला अपने हिसाब से बना दे, इट्स अबाउट फिजिकल डायमेंशन ऑफ द गिवन वायर। अब क्या करते हैं, इस ई का सब्स्टिट्यूशन करते हैं, ई का। तो ये देखो ये ई का सब्स्टिट्यूशन है बेटा वी बाई एल। आ रही बात समझ में? यस सर। तो कंटिन्यू कर ले। आई इज इक्वल टू, ये हो गया बच्चों एन ई स्क्वायर, ये टाउ डिवाइडेड बाई एम ए। ई की जगह पे मैं लिखूंगा वी बाई एल। अब गौर करें, ये जो ए है ये तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया, ये एल क्या है, ये लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट। ये भी फिजिकल डायमेंशन है, आप चाहें तो लंबी वायर ले लें, आप चाहें तो छोटी वायर ले लें। लेंथ ऑफ द वायर है ये, बेसिकली देखा जाए तो लेंथ ऑफ दैट एलिमेंट है जिसको आप एज अ रेजिस्टेंस वहां पे यूज कर रहे हो। अब इसे आप थोड़ा रीअरेंज करें बेटा, इसको ना हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। लेट्स मेक एन इक्वेशन फॉर वी, यानी कि वोल्टेज, वोल्टेज की इक्वेशन बनाते हैं। तो हमें मिलेगा एम एल, ठीक हो रही है बात, डिवाइडेड बाय एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और क्या आ गया, आई, सॉरी एरिया इनटू आई। करेक्ट जा रही है बात? यस। ठीक। अब इसे थोड़ा और रीअरेंज करें और लिखें v बाई आई, v बाई आई इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इनटू, ये चीज मैं अलग से लिखता हूं l बाई ए, क्योंकि l और a ये फिजिकल डायमेंशंस है, और ये जो बाकी का सब कुछ आ रहा है ना यहाँ पे, जिसे मैं ब्रैकेट में ले लेता हूं, ये मटेरियल का कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज डेंसिटी, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ये मटेरियल का कांस्टेंट है। फर्क समझ पा रहे हो, मटेरियल का कांस्टेंट अलग चीज होता है और फिजिकल डायमेंशंस अलग चीज होते हैं। ठीक है, जैसे यस कॉपर की सर। रॉड एरिया 1 मीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। गोल्ड की रॉड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर। तो दोनों के फिजिकल डायमेंशन मैंने सेम कर दिए, लेकिन कॉपर और गोल्ड के लिए ये टर्म सेम नहीं होगा, ये तो अलग अलग होगा। यस सर। अब गौर करने वाली बात है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो हम जानते हैं प्रीवियस इंफॉर्मेशन के हिसाब से, V बाई आई ये फैक्टर होता क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस R होता है। तो अब हमें रेजिस्टेंस का एक पूरा बना बनाया अच्छा खासा फॉर्मूला मिल रहा है। रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, ये M हो गया मास, चार्ज डेंसिटी हो गया, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, इन टू L बाई ए। ये है असल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ओरिजिनली। अब इसमें देखें दो टर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पहला टर्म है ना बेटा, जिसमें जिसको मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये टर्म किसको रिप्रेजेंट करेगा, मटेरियल कांस्टेंट। मटेरियल को। कि भाई कैसा मटेरियल है हमारे पास, गोल्ड है, सिल्वर है, आयन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, कौन सा मेटल आप इस्तेमाल कर रहे हो, कौन से कंडक्टर को आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें फ्री चार्जेस कितने हैं, चार्ज की डेंसिटी कितनी है, उसका रिलैक्सेशन टाइम कितना है। और खास ये वाला जो टर्म है अगला, जिसको मैं ब्रैकेट में ले रहा हूं, ये वाला, ये क्या है बेटा, फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशंस। फिजिकल डायमेंशंस का मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। तो किसी भी गिवन एलिमेंट का रेजिस्टेंस कौन से दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट नाउ। यस, डिपेंड्स ऑन
फिजिकल डायमेंशन। किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा? सबसे पहले तो वो डिपेंड करेगा मटेरियल पे, और फिर बाद में वो डिपेंड करेगा फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशंस पे। और इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जैसे कि टेम्परेचर, क्योंकि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे ना, तो अंदर जो चार्जेस हैं उनकी जंपिंग ऑर्डर चेंज हो जाएगी, और उसकी वजह से रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो जाएगा। तो अल्टीमेटली वो टेम्परेचर पे भी आएगा। लेकिन फिलहाल इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई दो ऐसे फैक्टर्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए जिस पर हम रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। एक तो ये कि आपने मटेरियल कौन सा इस्तेमाल किया, और दूसरा ये कि उस मटेरियल की लेंथ कितनी है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यानी कि उसकी फिजिकल डायमेंशंस कैसी है। बात आई बच्चों समझ में? यस सर। अब हम एक काम करते हैं, इसका यूनिट बनाते हैं। इसका यूनिट बनाते हैं ठीक से। देखो ये जो है ये मास है, ये आएगा किलोग्राम में, ठीक है ना? पूरा यूनिट बनाने लगते हैं इसका। चलो, ये एन क्या है? चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट होता है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1/मीटर क्यूब। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम, रिलैक्सेशन टाइम सेकंड, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मीटर, एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी एरिया, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, लेंथ ऑफ वायर रादर, आई में से लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर। बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब जरा इसको सॉर्ट आउट करो बेटा। अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं ना, तो ये हो गया कूलम, सॉरी किलोग्राम, ये मीटर क्यूब ऊपर चला गया, मीटर क्यूब, और ये मीटर, ये मिला के हो गया मीटर रेस टू 4 कूलम। कूलम का मतलब होता है एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, देखो याद करो, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। चार्ज कूलम में आएगा, करंट एम्पियर में आएगा, टाइम सेकंड में आएगा। करेक्ट है? यस सर। तो बेटा ये एम्पियर सेकंड, सेकंड दो बार है, इसलिए ये हो गया बच्चों सेकंड का स्क्वायर। सही चल रही है बात? अब डिनोमिनेटर में एक और मीटर का स्क्वायर बच गया, ये वाला। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो आप, पूरा पूरा इसको सॉर्ट आउट कर लो। तो इसका यूनिट बन गया कूलम मीटर स्क्वायर, सॉरी नॉट कूलम, सॉरी फॉर दैट, किलोग्राम मीटर स्क्वायर एम्पियर सेकंड स्क्वायर। गेटिंग इट? अरे एक सेकंड, एक सेकंड, ई स्क्वायर है यहां पे, ये गलती कर रहा हूं मैं, ई स्क्वायर है, ई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एम्पियर का स्क्वायर और सेकंड का क्यूब, क्योंकि ये बच्चों कूलम का स्क्वायर है। समझ पा रहे हो ना बात को? यस सर। हाँ, तो ये यूनिट बना। अब बेटा ये जो कंबाइंड यूनिट बन रहा है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड खिचड़ी लग रहा है एकदम पूरा, इसको हम एक कॉमन नाम दे देते हैं। यस, ओम। हम इस पूरी चीज को नाम देते हैं ओम। याद होगा ना आपको, क्लास 10 में पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। यस सर। तो ये रेजिस्टेंस का यूनिट ऐसे बन गया। अब आए इसका डायमेंशन बनाते हैं। अब डायमेंशन बनाना मैं नहीं समझता कुछ मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। डायमेंशन हम लोग सीधे सीधे लिखेंगे, एम आएगा, एल आएगा, टी आएगा, और साथ में करंट भी आएगा यहाँ पे। एम 1 पावर आएगी, एल 2 पावर्स आ जाएंगे, टाइम -3 आ माइनस जाएगा, और करंट हो जाएगा -2। 3। तो इसके डायमेंशन बन गए। अब इन चीजों को जरा याद रखिए। क्लियर हो रही है बच्चों बात? यस सर। सो दैट वे वी ट्राई टू डिफाइन द रेजिस्टेंस। अब हमें इस सारे डिस्कशन से पता क्या चला? हमें सारे इस डिस्कशन से ये पता चलता है कि किसी भी करंट, आई में से किसी भी डिवाइस में या कंडक्टिंग वायर में करंट को अपोज करने वाला जो एक बिहेवियर है, या करंट जो चार्जेस की एनर्जी को कंज्यूम करने वाला जो एक नेचर है, वो रेजिस्टेंस बनाता है, करंट के रास्ते में रुकावट। अब बच्चों इसमें एक अपोजिट टर्म भी इस्तेमाल किया जाता है।
रेजिस्टेंस का बिल्कुल उल्टा, अपोजिट टर्म, उसे हम कहते हैं कंडक्टेंस। अक्सर ये टर्म केमिस्ट्री में यूज होता है, हम लोग फिजिक्स में बहुत कम यूज करेंगे इसको, हम लोग हमारा काम तो ज्यादातर रेजिस्टेंस से ही चलाते हैं। कंडक्टेंस का मतलब अपोजिट टू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बता रहा है कि करंट के रास्ते में कितनी रुकावट आएगी, तो कंडक्टेंस ये बताएगा कि करंट कितनी आसानी से फ्लो हो सकता है। ईज ऑफ फ्लोइंग द करंट को हम क्या कॉल करेंगे? कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। इसका सिंबल होता है जी, और अगर गौर किया जाए तो जी होना चाहिए 1/r, है ना? जी होना चाहिए यस 1/r, क्योंकि जितना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कंडक्टेंस उतना ही कम होगा। सोचने वाली बात है। यस और आप कह सकते हो कि जितना रेजिस्टेंस कम होगा कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा 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 होगा। दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। ओके, अच्छा इसका यूनिट क्या है? ये कंडक्टेंस का क्या यूनिट बनेगा? तो आंसर सिंपल है, ओम इनवर्स। यस सर। ऑब्वियस बात है ना बेटा, ओम इनवर्स। अच्छा, इसी ओम इनवर्स को हम एक और नाम देते हैं, हम इसको कॉल करते हैं महो, उल्टा। ओम का उल्टा बोलते हैं इसको, महो। हम लोग तो ओम इनवर्स पढ़ते हैं भाई यूजुअली, लेकिन कुछ बुक्स में लिखा हुआ है महो, MHO। और इसका एक और यूनिट भी है, सीमेंस। सीमेंस, ओके, सीमेंस कंपनी भी है, देखो टेक्नोलॉजी की। सीमेंस के पहले, बहुत पहले मोबाइल्स वगैरह यूज आया करते थे। ओके, so that is all about conductance. Conductance is the ease in the flow of current, just exactly opposite to what resistance can be said of as the opposition to the flow of current. अब थोड़ा पीछे जाते हैं, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पे वापस आते हैं, इस फॉर्मूले पे वापस आते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहां दोबारा लिखता हूं। वी हैव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या क्या था, देखो, मास, है ना, एंड ई स्क्वायर टाउ, उसके बाद था एल और ए, करेक्ट है? यस। यस सर। अब मैंने आपसे यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफिकेशन वाइज ये बताया कि ये जो टर्म है, ये टर्म, ये किस चीज को बताने वाला टर्म है? मटेरियल। मटेरियल। तो क्या किसी गिवन मटेरियल के लिए ये टर्म कांस्टेंट माना जा सकता है? यस जैसे आपने कॉपर ले लिया, अब उस कॉपर की आप लेंथ अगर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप चेंज करोगे तो उसके हिसाब से रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा। लेकिन उस कॉपर के लिए ये जो टर्म है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये तो कांस्टेंट रहने वाला है। यस सर। तो क्यों ना इस टर्म को एक सिंपल सिंगल कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस किया जाए? इतना बड़ा बड़ा क्यों लिखते बैठे? आ रही ना बात समझ में? यस सजेशन क्या है? तो हम इस पूरे टर्म को एक सिंगल टर्म से रिप्लेस करते हैं जिसका नाम है रो, और हम इसे कॉल करते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कॉल करेंगे हम इसको? रेजिस्टिविटी। या हम इसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आई बात समझ में? क्या कॉल करेंगे हम इसको? रेजिस्टिविटी। या हम उसे क्या कॉल करेंगे, दूसरा नाम क्या देंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि वो किसी भी मटेरियल के लिए स्पेसिफिक होता है, खास होता है उसका, ठीक है? तो अब अगर मैं इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को सिंपलीफाई कर दूं तो ये फॉर्मूला कुछ कुछ वैसा ही नजर आएगा जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, रो एल बाई ए। आया कुछ? ऐसा नो? यस सर। अब इसमें ये जो रो फैक्टर है, ये खास स्पेशल मटेरियल को कैरेक्टराइज करने वाला, मटेरियल के हिसाब से आने वाला टर्म है। आप गोल्ड यूज करें उसका रो अलग आ जाएगा, और कॉपर यूज करें उसका रो अलग आ जाएगा, आप एल्यूमिनियम यूज करें उसके लिए रो अलग आ जाएगा, आप सिल्वर यूज करें उसके लिए रो अलग आ जाएगा, आप कोई आयरन या कोबाल्ट या निकल की रॉड इस्तेमाल करें उसके लिए रो अलग आ जाएगा। तो बाकायदा ये मटेरियल को डिफाइन करने वाला टर्म हो गया।
एंड व्हाट अबाउट दिस एल एंड ए, व्हाट अबाउट दिस एल एंड ए, क्या लगता है एल और ए का क्या मतलब है? ये फिजिकल डायमेंशन है। तो रेजिस्टेंस बाकायदा दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि एक तो मटेरियल कौन सा है, अब मटेरियल कौन सा है के बाद मटेरियल की लेंथ कितनी है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है। अब मैं आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल ही सिंपल से दो क्वेश्चन रखता हूं। मान लो बेटा मैं एक इतनी वायर यूज करता हूं केस 1 में, और केस 2 में मैं इतनी वायर यूज करता हूं। केस 1 का रेजिस्टेंस R1 है, केस 2 का रेजिस्टेंस R2 है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का मटेरियल सेम है। अब आप बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। बड़ा मुश्किल सवाल किया मैंने, और मिला ऊपर लिखा हुआ है। R1। अगर आप वाकई R1 बोल रहे हैं तो फिर मुझे सोचना पड़ेगा R2। क्या बता रहा हूं आपको। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने सेम कर दिया, दोनों के लिए मटेरियल भी सेम कर दिया, मतलब रो सेम ए सेम, बचा कौन, लेंथ। R2। ज्यादा उसके लिए रेजिस्टेंस ज्यादा। ज्यादा होगा। तो क्या पता चला, R2 इज ग्रेटर देन R2 R1। is greater than। वेरी सिंपल। अब अगर आप वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो पता चल रहा है कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। आई ना बात समझ में। यस सर। Yes, sir। यस। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो इस तरीके के एक छोटे से पतले से क्रॉस सेक्शन की एक लेंथ ऑफ वायर मैं यूज करता हूं, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूं बताया गया A1, हो सकता है इसका रेजिस्टेंस R1 हो, और एग्जैक्टली उतनी ही लेंथ का मैं यूज करता हूं, सेम लेंथ, लेकिन जो वायर मैं यूज कर रहा हूं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने बड़ा कर दिया है। same wire, sorry, same material, but I have just increased the area of cross section. I am saying here A2 और इसका corresponding resistance R2। अब सोच समझ के बताओ, मटेरियल सेम लेंथ सेम, तो कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा कौन सा रेजिस्टेंस कम। A1 ज्यादा। A1 ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम मटेरियल सेम करते हैं तो रो सेम हो जाएगा। हमने लेंथ को सेम कर दिया है तो रेजिस्टेंस एरिया के साथ इनवर्सली Inversely प्रोपोर्शनल। proportional। R1 R2 प्रोपोर्शनैलिटी में इज। आता है, मतलब जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। तो हमें यहां पे आंसर मिलेगा R1 इज ग्रेटर एज कंपेयर टू R2, क्योंकि R1 एक कम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वाली वायर है, उसका रेजिस्टेंस है, जबकि R2 एक ऐसी वायर का रेजिस्टेंस है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज्यादा हो जाता है तो कंपैरेटिवली हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है। बताइए बच्चों, समझ में? यस सर। अब इसमें मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके सामने रखता हूं, बड़े ध्यान से इस बात को समझना। सपोज हम एक ब्लॉक ले लेते हैं, एक पूरा ब्लॉक, ये एक मेटल का हमने ब्लॉक ले लिया इस तरीके से। अब इस ब्लॉक के अपने कुछ फिजिकल डायमेंशंस हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि भाई इस ब्लॉक की जो विड्थ है वो A है, इसकी जो ब्रेड्थ है वो B है, और इसकी जो हाइट है वो C है। अब मान लें कि हमने इसके अंदर जो वायर्स कनेक्ट करनी है बैटरी के थ्रू वो ऐसी ऐसी कनेक्ट करनी है, करंट यूं जाने वाला है, आई यहां से इस फेस से करंट एंटर करेगा और ये सामने वाले फेस से करंट बाहर आ जाएगा। बात समझ आई? यस सर। यस नो? अब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इस सिचुएशन में आप रेजिस्टेंस लिख करके बताएं, तो आप कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? आपके पास फॉर्मूला तो है, रो एल बाई ए, तो आप लिखेंगे कैसे? पता कैसे चलेगा कि एल क्या है और पता कैसे चलेगा कि ए क्या है? तो एल को पता करने का बिल्कुल आसान तरीका, इन वायर्स की टर्मिनल्स को देखो आप, क्या ये एक टर्मिनल से करंट निकलेगा और बाद में इस टर्मिनल से बाहर आ जाएगा? यस। तो करंट कितनी लेंथ फ्लो करेगा अंदर? A। ए, शाबाश, वेरी गुड। तो इस सिचुएशन में जो लेंथ है वो ए है। अब बारी आती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की। गौर से देखें करंट कितना एरिया क्रॉस करते हुए बाहर आएगा। तो ABC। एरिया हमेशा
करंट के फ्लो डायरेक्शन को परपेंडिकुलरली लिया जाता है, इस एरिया में से करंट जाने वाला है। समझे बात को? यस। बताएं एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बताएं ना कितना होगा? B into C. बी इंटू सी। बी इंटू सी। शाबाश, वेरी गुड। ये हो जाएगा बी इंटू सी। तो इस सिचुएशन का आंसर बनेगा रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो ए डिवाइडेड बाय बी सी। समझे बेटा बात को? यस। अब सपोज अगर मैं ये कहता हूं कि मैंने वायर्स यूं कनेक्ट करनी है, नीचे और ऊपर, ये करंट यूं मैं नीचे से भेज दूंगा और ये फिर बाद में ऊपर से बाहर आ जाएगा, इस सिचुएशन में। अब बताएं कि आप इस सिचुएशन में ये पिंक लाइन से जो मैंने बताया है उसमें लेंथ कितनी क्रॉस करनी है करंट सी। को? C. सी इतनी लेंथ उसने क्रॉस करनी है। और बताएं कि कितने एरिया से वो क्रॉस होके बाहर आएगा? सी। ए इंटू सी। A into C. ए इंटू आपको समझना पड़ेगा कि ये एरिया है जो करंट क्रॉस करेगा, ये वाला और ये नीचे वाला, ए करंट इंटू की डायरेक्शन को परपेंडिकुलर। समझे ना बेटा बात को? यस। तो ये हो जाएगा ए इंटू बी। बी, नॉट सी। ए इंटू बी। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? यस सर। आपने ए इंटू सी बिल्कुल गलत बोला। आपने ए इंटू सी बोला था क्या? मैं सुन नहीं पाया था ठीक से। क्या बोला आपने फिर? ए इंटू बी। ए इंटू बी, कंफर्म ना? यस सर। 100% सबको समझ आ गई बात? यस सर। यस सर। तो फिर इस सिचुएशन में जो मैं पिंक लाइन से बता रहा हूं, इसमें करंट क्या होगा? रो रो सी, करेक्ट है, अपॉन ए बी। ए बी। तो एक ही ब्लॉक में रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया। देखा, रेजिस्टेंस अलग अलग हो गया। अदरवाइज हम क्या सोचेंगे, भाई ये ब्लॉक है, अब इसको कैसे भी होल्ड करो रेजिस्टेंस सेम होगा। ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हम करंट को कैसी डायरेक्शन में, कैसे सेंस में, कौन से एरिया से कितनी लेंथ पर फ्लो करा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग इट राइट? यस सर। Yes, sir. यहां एक और गलतफहमी होती है बेटा बच्चों को, स्टूडेंट्स को नहीं, या एक और मिसअंडरस्टैंडिंग जिसे हम कहते हैं ना, कंसेप्ट को मिसहैंडल करते हैं। क्या मिसहैंडल करते हैं? देखें, कई बार हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, ये मैं थोड़ा पीछे की पेज पे जाके आपको ये चीज समझाता हूं। कई बार हम लोग देखो ये पढ़ते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी बाई आई, है ना? यस। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट? क्या हम ये कह सकते हैं? यस। नहीं, नहीं कह सकते। इसका आंसर यहां बिल्कुल नीचे इस फॉर्मूले में छुपा हुआ है। कौन सी फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है? Material and physical dimensions. बस, बाकी कुछ नहीं। वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंडेंसी नहीं रख सकता है। रेजिस्टेंस तो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना, उसके फिजिकल डायमेंशंस की प्रॉपर्टी होती है। उसमें तुमने वोल्टेज कितना जोड़ा, ये मटेरियल, उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला जरूर बनता है, ओम्स लॉ यहाँ पे ओबे जरूर होगा। बेसिकली यही तो ओम्स लॉ है, ये ओबे जरूर होगा। लेकिन इसका ये कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता कि रेजिस्टेंस और वोल्टेज जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नो। क्योंकि होगा क्या कि आप जब वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करोगे किसी गिवन रेजिस्टेंस में, तो उसमें करंट बढ़ जाएगा। तो जब न्यूमरेटर भी बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, तो ये रेशियो तो कांस्टेंट रहेगा ना। यस। और अगर Yes, आपने sir. वोल्टेज कम किया, बैटरी छोटी लगाई, कम पावर वाली बैटरी लगाई, तो वो करंट भी कम भेजेगी। यस। तो अगर V कम हो रहा है तो I भी कम हो गया, न्यूमरेटर कम हो रहा है तो डिनोमिनेटर भी कम हो गया, तो रेशियो कांस्टेंट रहेगा। यस सर। तो ये कहना बिल्कुल ही गलत आइडेंटिफिकेशन होगा या गलत कंसेप्ट होगा कि रेजिस्टेंस V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और I के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिल्कुल नहीं। हमें ये याद रखना चाहिए कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल की प्रॉपर्टी पर और उस मटेरियल के यूज्ड फिजिकल डायमेंशंस पर। तभी तो यहां सब कुछ चेंज हो गया, फिजिकल डायमेंशन बदल गए ना यहाँ पे। पहले जो लेंथ हम यूज कर रहे थे वो ए थी, बाद में जो लेंथ हम यूज कर रहे हैं वो सी है।
पहले जो एरिया क्रॉस सेक्शन हम यूज कर रहे थे वो बी इंटू सी था, बाद में जो एरिया क्रॉस सेक्शन हम यूज कर रहे हैं वो ए इंटू बी है। तो रेजिस्टेंस का सिनेरियो ही बदल गया पूरा पूरा। आ रही है बच्चों बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए इसमें एक और चीज समझते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल हम एक ऐसा वायर बना दें, एक ऐसी सिलेंड्रिकल वायर बना दें जिसके दो पोर्शंस हैं, दो पार्ट्स हैं। लाइक एक अंदर वाला पार्ट ऐसा, यूं, जिसका रेडियस ए है, और एक बाहर वाला बड़ा पार्ट। लेट मी जस्ट ड्रॉ लिटिल क्लोजर, ये बाहर वाला बड़ा पार्ट। अब बेसिकली मानना ये है कि जो अंदर वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये खाली है, एम्प्टी है। मटेरियल यहां भरा हुआ है साइड में, ये यहां मटेरियल है पूरा। ठीक हो रही है बेटा बात? Yes, sir. ये इस तरीके का सिलेंडर है, होता है ना ऐसा, हो सकता है ना ऐसा। और इस चीज का जो बाहर वाला पोर्शन है इसका रेडियस बी है मान लो, और ये जो अंदर वाला है छोटा वाला, इसका रेडियस ए है मान लो। लाइक दिस। अरेंजमेंट आ गया बच्चों समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये यूं ऐसी वायर है, जस्ट इमेजिन करें ये एंड यहाँ पे जाके ऐसे इसके क्लोज हो जाते हैं, ये एंड यहाँ पे आके क्लोज हो गया, लाइक दिस। अब ये सारा मटेरियल इसमें इधर भरा पड़ा है, अंदर से हॉलो है, हॉलो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं ना, वैसा है इस तरीके से। अरेंजमेंट समझ आया बच्चों? Yes, sir. हम्म। अब हम क्या करते हैं कि इस पे एक बैटरी लगा देते हैं, सेल या पावर सप्लाई लगा देते हैं, लाइक दिस। यहां से ये यूं ऐसे, ये दूसरे एंड पे इसको लाके कनेक्ट कर देते हैं, ये भी, ये प्लस माइनस। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे। अगर हम ये कहते हैं कि इसका लेंथ एल है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखेंगे? सोचें। तो इसे समझने का एकदम सिंपल और आसान सा अप्रोच मैं आपके सामने रखता हूं, बिल्कुल सिंपल, फंडामेंटल, एकदम एकदम आसान। सपोज अगर ये पूरी सॉलिड वायर होती, ऐसी पूरी सॉलिड वायर होती कंटिन्यूएशन में, ये पूरी सॉलिड वायर, बीच में कोई पोर्शन हॉलो नहीं है इसका, और इस सॉलिड वायर का जो रेडियस है वो ए होता और लेंथ एल होती, तो आप, और इसका रेजिस्टिविटी रो होता, तो आप इसका रेजिस्टेंस कैसे लिखते हैं? रो एल डिवाइडेड बाय, बोलो क्या लिखते हैं? क्या हम ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले रहे होते? Yes. हाँ, तो क्या लिखते हैं? A. 2. पाई ए स्क्वायर। ए कैसे लिखेंगे यार, थोड़ा तो दिमाग चलाओ, थोड़ा तो अकल लगाओ। चलो ए की बजाय बी बोल देता हूं, बाहर वाला। तो क्या पाई बी स्क्वायर लिखते थे इसको? अरे पाई Yes, आर sir. स्क्वायर। Yes, थोड़ा sir. तो, थोड़ा थोड़ा प्लीज, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलाओ, ऐसे मत करो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई बी स्क्वायर होता, होता नहीं होता? Yes, sir. अगर ये पूरी भरी हुई होती, पूरी सॉलिड होती तो। अब ये यहां इस गिवन एग्जांपल में पूरी सॉलिड नहीं है, बीच में का पोर्शन कट कर दिया आपने। तो आपने पूरे टोटल एरिया में से कितना एरिया निकाला बाहर? A. फिर ए बोल रहे हो, थोड़ा दिमाग चलाओ बेटा प्लीज। Pi into A minus B. नहीं, नहीं, पूरा बाहर का एरिया कितना है? Pi B square. हाँ, अंदर का एरिया कितना है ये वाला? A. Pi A square. Pi हाँ, तो तुमने कितने में से कितना एरिया निकाला? Pi B square minus pi square. हाँ, शाबाश। तो एरिया कितना हो गया आपका अवेलेबल एरिया? यस, हुआ कि नहीं हुआ ये? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि करंट तो इजी में से जाने वाला है, बीच में तो खाली कर दिया आपने करंट जाने के लिए, वो एरिया अवेलेबल ही नहीं है। अब बताओ इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस क्या होगा? रो, आगे बोलो, L बोलो by भाई। एल L by डिवाइडेड बाय pi. Pi.
बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फाइव ए वेरी स्क्वायर। गुड, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अगर आपने पाई फैक्टर कॉमन ले लिया तो। आ रही ना बात समझ में? फॉर्मूला वही है बेटा, घबराना नहीं। रो एल बाई ए, सिर्फ समझना ये है कि एरिया है कितना, बाकी कुछ नहीं, नया कुछ नहीं इसमें। गेटिंग इट राइट? यस सर। यस सर। अब इसी एग्जांपल को हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ये पहले बताओ, ये समझ गया आपको अच्छे से? यस सर। यस सर। यस सर। हम इसको बहुत अच्छे लेवल पर कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। अब गौर से सुनना। सपोज इसी तरीके की हमारे पास अरेंजमेंट है, एग्जैक्टली उसी तरीके की जैसे अभी मैंने आपको दिखाई, यूं। ठीक है, ये एल लेंथ रख रहा है, ये मान लो दूसरी साइड तक पहुंचेगा ना, तो एल लेंथ रखेगा जहां तक भी जाएगा। चलो, हम जानते हैं कि सिर्फ ये इस तरीके से एरिया लगा हुआ है, लाइक दिस। मटेरियल सिर्फ यहां पर है, बीच वाला पोर्शन तो खाली है। ऑफ कोर्स हमेशा की तरह हम बोलेंगे कि भाई यहाँ पे इसका एरिया, इसका जो रेडियस है वो ए है, और ये बाहर की तरफ जो इसका रेडियस मेजर होता है वो बी है। क्लियर हो गई बात? यस सर। यस। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो बैटरी या जो सेल लगाते हैं वो उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन बदल देते हैं। और हम ये जानते हैं कि अगर हम बैटरी या सेल की लोकेशन बदल देंगे तो करंट का जो फ्लो होने का सिनेरियो है वो चेंज हो जाएगा। और जैसे ही करंट के फ्लो होने का सिनेरियो चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस बदल जाता है। जैसे देखो, यहाँ करंट पहले ऐसे जा रहा था तो रेजिस्टेंस ये था, और जैसे ही करंट नीचे से ऊपर जाने लग गया तो रेजिस्टेंस ये हो गया। तो अब मैं बैटरी ऐसा एंड से एंड लगा दूंगा तो रेजिस्टेंस ये आ रहा है। लेकिन अगर मैं बैटरी ऐसे लगाऊं कि करंट अंदर वाले पोर्शन से बाहर वाले पोर्शन की तरफ बहने लगे, लाइक दिस। अब बैटरी कैसे लगा रहा हूं ध्यान से देखना। यहां से निकाली बैटरी, ये, और ये, बस ऐसे लगा दी। किस तरीके से लगी बैटरी, समझ आया? यस सर। तो रेजिस्टेंस अब लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पहले समझ लो कि करंट जा रहा, कैसे जा कैसे रहा है करंट, ये बात समझ लो पहले। देखो, इसका अगर मैं फेस बना के बताऊं आपको, फेस, तो ये यूं। ठीक हो रही है बात? ठीक हो रही है बेटा बात? यस सर। मैं इसका फेस क्रॉस सेक्शन बना के बता रहा हूं, लेंथ वाइज नहीं बना रहा मैं इसको। दिखा? इनर रेडियस क्या बोला आपने? ए। ए। पूरा बाहर तक का आउटर रेडियस क्या बोला आपने? बी। बी। अब आपने बैटरी का एक टर्मिनल ये अंदर वाले सिलेंडर के ऊपर लगाया है, और दूसरा टर्मिनल ये बाहर वाले सिलेंडर के ऊपर लगाया है, तो करंट कैसे जाएगा? क्या करंट ऐसे अंदर वाले सिलेंडर से क्रॉस होता हुआ बाहर वाले सिलेंडर की तरफ आएगा? यूं करंट आएगा। समझे नहीं समझे? यस सर। अरे भाई, ये करंट इधर पहुंचा, अब यहां पहुंचा, अब यहां से इसको यहां आना है ना, तो ऐसे ही आएगा ना, देखो। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो अब इस सेंस में करंट को लिखना, आई मीन टू से लेंथ को लिखना और एरिया को लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेंथ तो पकड़ में आ जाएगी, लेंथ कितनी है? लेंथ पकड़ में आ जाएगी, कितनी है लेंथ? 2 पाई आर। गलत। एल। गलत। बी। भी गलत। सोचो। बी माइनस ए। हाँ, ये हो सकती है लेंथ इसकी, बी माइनस ए, कुछ हद तक। लेकिन वो भी तो बदल रही होगी, वो भी तो बेटा बदल रही होगी इसमें, क्योंकि खाली ये फेस पे थोड़ी चल रहा है। ये खाली फेस पे चल रहा है, क्या इधर पीछे भी तो चलेगा सब करंट? इधर भी तो जाएगा, इधर 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 ऊपर इधर ऊपर इधर ऊपर इधर ऊपर इधर भी तो जाएगा। यस सर। कॉम्प्लेक्स मामला हो गया। अब करें क्या? क्या करें? वैरी कर रहा है ना, सिचुएशन वैरी हो रही है ना, देखो।
अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। सिचुएशन वैरी हो रही। ये तो मैंने फेज दिखाया इसलिए तुमने बोला बी माइनस है, बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने, बी माइनस है, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन अगर सिर्फ इतना पैच रहता छोटा सा तो बात, और ये पैच कहाँ है, तो लंबा है पूरा, ऐसा पूरा पीछे तक जाएगा, सब तरफ जाएगा करंट, समझ रहे हो यस सर। बेटा? तो अब करें क्या, तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक छोटा सा सिलिंड्रिकल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, लाइक दिस। एक छोटा सा ऐसा सिलिंड्रिकल एलिमेंट हम इसके ऊपर कंसिडर करेंगे। बात समझ आ रही है? यस सर। यस अच्छा, सर। ये जो सिलिंड्रिकल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया, मैं कह सकता हूं कि भाई इसका रेडियस आर है, और ये हल्का सा छोटा सा इसका थिकनेस अगर मैं लिखूं तो ये मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं डी आर है। जैसे यहां मैं आपको बताऊं तो ऐसा हल्का सा एक सिलिंड्रिकल एलिमेंट मैंने कंसिडर किया जो यूं पीछे तक जा रहा है। समझे नहीं समझे? छोटा सा, यस ये सामने ऐसे दिख रहा है अपने को, लेकिन इसकी लेंथ पूरा पीछे तक जा रही है, दूसरे एंड तक, दूसरे छोर तक। ठीक है। यस। अब मैं इसको बाहर बना रहा हूं, बाहर बना रहा हूं मैं इसको, देख बेटा मैं इसको बाहर बना रहा हूं। तो ये ऐसा एलिमेंट आपने माना, ठीक है, जिसका रेडियस कितना माना आपने, आर, और इसकी थिकनेस कितनी मानी आपने, डी आर। सही है? यस सर। यस। क्या करंट इस लेंथ को क्रॉस करके आगे जाएगा, ऐसे ऐसे ही जा रहा है ना करंट, यहां से निकल के यहां तक आ रहा है ना करंट, ऐसे। यस सर। तो इसमें लेंथ यहां से निकल के यहां तक आगे, करंट ऐसे ही जाएगा ना। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। यस सर। कंफर्म? कंफर्म करंट ऐसे गुजरा है। देखो यस। करंट ये छोटे वाले इनर वाले सरकमफ्रेंस से लेके आउटर वाले सरकमफ्रेंस तक जा रहा है, तो ये बीच में आएगा तो इसको क्रॉस करेगा ना करंट, ऐसे। यस। Yes, तो sir. सोच समझ के बताओ कि इस छोटे एलिमेंट के हिसाब से, बाकी जाने दो, बाकी सब जाने दो, इस छोटे एलिमेंट के हिसाब से करंट ने कितनी लेंथ क्रॉस की। सोच डियर। समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो, टाइम लो चलेगा, सोच समझ के बोलना। लेकिन करंट इस इनर पोर्शन से बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ बहता हुआ ऐसा आउटर पोर्शन पर आ रहा है, रास्ते में ये आया, तो करंट ने इस एलिमेंट को भी क्रॉस किया, तो इस एलिमेंट की कितनी लेंथ को उसने क्रॉस किया, डियर। डी आर। शाबाश, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। डी आर इतने पोर्शन को लेंथ वाइज, करंट के लिए लेंथ, वो इसकी फिजिकल डायमेंशन वाली लेंथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, करंट के लिए लेंथ, बिल्कुल वैसे जैसे यहाँ पे अगर मैं कहता हूं अगर करंट ऐसे जा रहा है तो उसका करस्पॉन्डिंग लेंथ ए है, करंट अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो उसका फ्लो लेंथ जिसको हम बोलेंगे वो सी है। तो वैसे करंट यहाँ पर जो है ना ऐसे अंदर से बाहर की तरफ बह रहा है, तो वो जब इस छोटे से एलिमेंट में से गुजरेगा तो वो कितनी लेंथ को क्रॉस करेगा, DR. डियर। अब मामला है एरिया को लिखने का। एरिया को कैसे लिखें, तो एक काम करो, इस सिलेंडर को काटो, काट के, इंटीग्रेशन। एक मिनट, इंटीग्रेशन तो बाद में करेंगे, पहले सिलेंडर को तो काटो, काट के सीधा करो ऐसा। तो यूं सिलेंडर था हल्का सा, काट के तुमने सीधा कर दिया, तो क्या ऐसी शीट बन जाएगा वो, यस सर। Yes, sir. शीट बनेगा, सर्कल नहीं था वो, सिलेंडर है ऐसा पूरा पीछे तक, पूरा पीछे तक सिलेंडर है, दिख रहा है ना तुमको, ये देखो यहाँ पे। यस सर। यस तो सर। एक सिलेंडर को कट करके हमने ऐसा यूं खोल दिया, तो वो शीट बन गया ना। यस सर। Yes. तो अगर ये शीट बन गया दिखने में, अगर मैं इसको दोबारा आपके सामने बना के बताऊं, ये ऐसी शीट बन गया, तो ये जो इसकी लेंथ है ये एल है, ठीक है, ये कैपिटल एल कर देते हैं, नहीं तो तुम लोगों को और यहाँ पे टेंशन हो जाएगा। ये जो लेंथ है इसकी, इसकी कैपिटल एल कर रहे हैं, ये एल है, और ये जो लेंथ है इसकी यहां से लेके यहां तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 2 पाई आर है। यस। सोचो बेटा, सोचो, यस सर। यस सर। क्योंकि ये ऐसा गोल था, ऐसा गोल था, ये दिख रहा है ना, यूं यूं गोल था, आपने इसको ऐसे खोल दिया,
ये आपने इसको यहां से कट किया तो यही चीज ऐसे खुल के फ्लैट हो जाएगी ना। यस सर। तो एक सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, सामने से अगर मैं देखूं तो सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना है? 2 पाई 2 पाई आर। तो ये चीज 2 पाई आर हो जाएगी, पक्की बात है। देखो ऐसे खोल के इसको इधर फ्लैट किया, इसको इधर फ्लैट किया, तो ये चीज 2 पाई आर हो जाएगी। यस सर। Yes. और इसकी जो पीछे की जानिब लेंथ चल रही है, ये पीछे की जानिब जो लेंथ चल रही है, वो लेंथ तो कैपिटल एल है। यस इमेजिन हो पा रहे हैं? यस। Yes, यस sir. तो सोच के बताओ कि ये एरिया कितना होगा, ये सारा एरिया कितना होगा? 2πRL। वेरी गुड, शाबाश। 2 पाई आर एल। तो हम यहां पर आधी जंग जीत गए, आधी जंग जीत गए। अब इस पूरे सिलेंडर का रेजिस्टेंस बाद में लिखते हैं, पहले इस एलिमेंटल सिलेंडर का रेजिस्टेंस लिखते हैं, डी आर। फॉर्मूला रो एल लेंथ जिसमें से करंट जा रहा है, क्या लिखें? डीआर। ए एरिया जिसको क्रॉस करके करंट आगे बढ़ रहा है, 2 पाई आर एल। सही है बात? यस सर। यस सर लेकिन ये तो छोटे से एलिमेंट का मामला हुआ। अगर मैं चाहूं तो ऐसा नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसा नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसा नेक्स्ट एलिमेंट, ऐसा नेक्स्ट एलिमेंट बनाते 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 पूरा आखिरी हिस्से तक पहुंच जाऊं, और उन सबके रेजिस्टेंस को अगर मैं जोड़ लूं, तो क्या मैं इस पूरे सिलेंडर को इस तरीके से अरेंज करने पर इसका रेजिस्टेंस लिख सकता हूं? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना है, और क्या। तो इंटीग्रेशन करें dr का, शुरुआती रेडियस a, आखिरी रेडियस b। क्योंकि कहानी की शुरुआत होगी सबसे इनर पोर्शन से जिसका रेडियस a है, और सबसे आउटर पोर्शन पर जिसका रेडियस b है। क्या कहते हो? यस सर। अब वो चीजें जो कांस्टेंट है, परमानेंट, वो तो इंटीग्रेशन में नहीं आएंगी। बोलो कौन कौन? रो मटेरियल है, 2 पाई, कैपिटल एल भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, कैपिटल एल नहीं आएगा, क्योंकि आप सिलेंडर चाहे अंदर कंसीडर करें चाहे बाहर कंसीडर करें, उसकी लेंथ तो एल ही होगी ना। यस सर। Yes, sir. तो आएगा कौन इंटीग्रेशन में? कौन आएगा? 1/r dr। क्योंकि यही वो स्मॉल आर है जो चेंज होता 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 बाद में बी बन जाएगा और शुरुआत में ए रहेगा। क्या कहते हो? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब 1/r का इंटीग्रेशन, ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं लिमिट्स लिखना चाहिए मुझे, ए टू बी। 1/r का इंटीग्रेशन इतना मुश्किल है? 1/x का इंटीग्रेशन क्या ये इतना मुश्किल है? सीख चुके हैं हम। 1 log x हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx पढ़ चुके हैं, ln ऑफ x। क्या करते हो बेटा? इसका इंटीग्रेशन आएगा ln x, सॉरी ln r, क्योंकि यहां r चल रहा है, ln r जिसकी लिमिट्स होंगी a टू b। सही जा रहे हैं? अब मैं हेल्प नहीं कर सकता अगर आपको 1/x का इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है, तो आना चाहिए आपको। ln ऑफ r। अब आगे बताएं, आगे क्या करें? बोले फटाफट। अपर लिमिट ln ऑफ b माइनस ln ऑफ a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, r इज इक्वल टू रो 2 पाई l। लॉग में दो चीजों को सब्सट्रैक्ट करना, मतलब डिवाइड करने b बाई a। तो ये है इसका रेजिस्टेंस। अब मैं एक और न्यूमेरिकल लेने वाला था, बट लेक्चर काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, और वो जो न्यूमेरिकल अगला है अगली क्लास में देखेंगे। यहां तक आ गया समझ में आपको? यस Yes, sir. सर इन चीजों की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब देखिए, एक ही सिलेंडर है, अगर मैं उसे वायर्स ऐसे कनेक्ट करता हूं बैटरी को एंड से एंड पे, तो रेजिस्टेंस ऐसे आ जाता है। अब उसी सिलेंडर को ऐसे करंट में फ्लो कराता हूं कि इनर पोर्शन से आउटर पोर्शन की तरफ करंट आए, अलोंग द लेंथ न जाए, तो पूरा फॉर्मूला ही बदल जाता है रेजिस्टेंस का। तो इस बात को बिल्कुल भूलना नहीं
कि रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, मटेरियल और फिजिकल Physical डायमेंशंस, Physical जिसमें dimension. लेंथ वो है जिसके अलोंग करंट फ्लो करता है, एरिया वो है जिसको परपेंडिकुलरली काटते हुए करंट फ्लो करता है। तो अगर आपने वायरिंग चेंज कर दी, बैटरी लगाने की पोजीशन चेंज कर दी, करंट की फ्लो डायरेक्शन चेंज कर दी, तो पूरा रेजिस्टेंस बदल जाएगा। बस 1-2 मिनट में यहां पे लेता हूं, सिर्फ 1-2 मिनट। यहां पे हमने एक टर्म लिखा जिसको हम कहते हैं ना रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो इसी का पैरेलल बच्चों एक और टर्म आता है रो के लिए, सिग्मा विच इज इक्वल टू 1/रो, और इसे हम कहते हैं कंडक्टिविटी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेजिस्टेंस के लिए हम उल्टा करके लिखते हैं कंडक्टेंस, वैसे रेजिस्टिविटी के लिए हम उल्टा करके लिखते हैं कंडक्टिविटी। यूनिट क्या लगेगा इसका, जरा सोचें। वेल, रो का यूनिट मैंने आपको नहीं बताया ना। रो का यूनिट अगर मैं डायरेक्टली यहां से आपको बता दूं तो क्या लगेगा, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, यानी कि ओम मीटर। समझ आ रही है बात? देखो ये आर ओम में हो गया, एरिया उधर जाएगा मीटर स्क्वायर, लेंथ नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में मीटर, मीटर स्क्वायर मीटर, एक पावर कटेगी, बचेगा क्या, ओम मीटर। यस। इसका यूनिट बता दें आप, बस रुक जाते हैं फिर हम यहाँ पे। यस, पर ओहम मीटर। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं सीमेंस मीटर इनवर्स, या हम कह सकते हैं मो मीटर इनवर्स। आइदर वे करेक्ट, हम चाहें तो इसके डायमेंशंस बना सकते हैं और आगे की चीजें हम अगली क्लास में इस पर थोड़ा डिस्कशन जरूर करेंगे, और फिर ही आगे अगले न्यूमेरिकल्स की तरफ हम जाएंगे। अभी रेजिस्टेंस से रिलेटेड कोई मामला पूरा खत्म नहीं हुआ है, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। हम 2-3 और लेक्चर इसमें कंटिन्यू करेंगे और रेजिस्टेंस की अलग अलग कैलकुलेशंस को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आई होप यहां तक की बातें आपको समझ आ गई हैं, तो हम यहाँ पे रुक जाते हैं।